अब तक आपने पढ़ा कि मदन मेहता, मीना मेहता को 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कंपनसेशन के तौर पर अनामिका और मिसेज मेहरा को देने होते हैं और वहीं दूसरी तरफ अनामिका अपने लैब में पहुंचती है। अब आगे, जब अनामिका लैब नंबर 1 में गई तो कुछ पीएचडी एक्सपर्ट्स ने उसे ग्रिट किया। उसने हाँ में सर हिलाया और लैब कोट पहनने के बाद अपने लंबे पैरों से उनके पास जाते हुए उसने कहा, हम कौन से स्टेज पर हैं प्रोजेक्ट के? मैम, हम सब डिलीट वाले एक्सट्रैक्ट पर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह ऐसी चीज है जिससे ज्यादा उसको बहुत ही बूस्ट मिलता है, मगर इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ही डेलिकेट है। अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो हम पूरे कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम 2 हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं मगर कोई सक्सेस नहीं। तभी दूसरा डॉक्टर बोला, हमने दूसरे ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की और वह हो गया, लेकिन उन्हें सैनिटाइज करना था एक साथ जिससे ब्रेन में एकेलेटिन के लेवल को बढ़ाया जा सके, मगर हमें लगता है कि हम सिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। अनामिका ने सबसे रीसेंट डाटा निकला जिसके अकॉर्डिंग उनके टाइम फेल हुए थे और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मुझे ट्राई करने दो। ये सुनकर सारे पीएचडी एक्सपर्ट्स अनामिका के आसपास खड़े हो गए और अनामिका को जेड लीव से गर्म करके एक्सट्रैक्ट निकलते हुए देखने लगी। जल्दी ही अनामिका का फोन बजने लगा। वह बिजी थी और कॉल उठाने के पास उसके पास वक्त नहीं था, लेकिन दूसरी वाले इंसान डायरेक्ट उसे कॉल किया जा रहे थे। फाइनली अनामिका ने अपने गलवस उतारे और बाहर आते हुए उसे अनजान नंबर के कॉल को उठाया और पूछा, कौन है? अनु, तुम्हारे डैड, प्लीज कॉल मत कट करना, प्लीज हमें 2 मिनट दे दो। दूसरी तरफ से मदन मेहता की आवाज आई और फिर मदन मेहता ने जल्दी से पॉइंट पर आते हुए कहा, युविका ने तुम्हारा काम चुराया। हमने ऑलरेडी उसे घर पर आकर बहुत डांटा और इसमें हमारी भी गलती है कि हमने उसे ठीक से नहीं सिखाया, जिसकी वजह से इतनी बढ़ती गलती हो गई। क्या तुम्हारे पास वक्त है ताकि हम उसे तुम्हारे सामने ले पाए और वह तुमसे फेस टू फेस माफी मांग ले? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका कॉल कट करने ही वाली थी। कॉल मत कट करो प्लीज अनु, युविका को माफी मांगने का एक मौका दे दो और हमें सब चीज ठीक करने का एक मौका दे दो। हमने पास्ट में बहुत चीज गड़बड़ की है और तुम्हें हर्ट किया है। अपनी दादी माँ के लिए हमें मौका दे दो। मदन मेहता बोला, दादी माँ को बीच में मत लेकर आओ, तुम्हारा कोई हक नहीं है। अनामिका की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अब जब इन लोगों को कंसेशन देना है तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसके मन को सॉफ्ट करने के लिए दादी माँ को बीच में लेकर आ रहे हैं। हाँ, हमें कोई हक नहीं है दादी माँ को बीच में लेकर आने का, लेकिन अगर तुम्हारी दादी माँ को पता चला कि मेहता परिवार मेरे नजरों में रहते हुए भी बर्बाद हो गया तो उनका दिल टूट जाएगा और उनकी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। मदन मेहता बोला और उसकी आवाज में रिग्रेट नजर आ रहा था। ये सब हमारी गलती है, तुम पक्का हमसे नफरत करती होगी। हम तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, मगर अगर तुम चाहो तो। मैं नहीं चाहती। इतना कहकर अनामिका ने कॉल कटनी करने की कोशिश की, लेकिन मदन मेहता जो उसकी इस तरह करने से हैरान हो गया था वह वापस से बोलने लगा, अनु तुम बोलो, हम क्या करना होगा जिससे तुम हमें माफ कर दो? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तुम कर सकते हो स्ट्रेट तरीके से 6 करोड़ भर दो और बाकी सारे पैसे दादी माँ के दवाइयाँ के लिए लगा देना। मदन मेहता को अचानक से याद आया कि डॉक्टर राघव ने उसे बताया था कि ब्लैक मार्केट में बहुत सारी एक्सपेंसिव दवाइयाँ हैं। एक पिल 1 लाख रुपए की है और 2 पिल हर महीने 2 महीने तक देनी है और 3 महीने के बाद ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन मैदान मेहता को यह आइडिया पसंद नहीं आया था। उसने अपनी माँ को उसे अस्पताल में ही छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास अभी भी शेयर्स थे, जो तकरीबन 3 करोड़ के होंगे। उसे डर था कि उसकी माँ पुराने दिनों में अनामिका से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सारे शेखर सुनामिका को दे देंगी। इसलिए वह लक्ष्मी जी को बचाना चाहता था ताकि वह मरने से सारे के सारे शेयर युविका के नाम कर दे। उसे लगता था कि अनामिका को उसका प्लान पता नहीं है, इसलिए उसने जेटली कहा, अनु दादी माँ की चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगा। जो ब्लैक मार्केट की दवाइयाँ हैं और वह रिलायबल है। सिटी हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जाना जाता है और वहाँ पर डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर राघव जैसे प्रोफेशनल्स भी है। वह तुम्हारी दादी माँ का ख्याल रखेंगे। अनामिका जानती थी कि क्या हो रहा है। वह उसे पैसों को खर्च नहीं करना चाहता, वह बस 6 करोड़ रुपए कंसेशन की बजाना चाहता है। क्या उसे लगता है कि वह ये बात नहीं जानती? अनु, मदन मेहता बोला। 2 मिनट बीत गया है, अनामिका बोली और उसने कॉल कट कर दिया और नंबर को ब्लॉक कर दिया। वह लैब के अंदर जाने ही वाली थी तभी दूसरे अननोन नंबर से उसे कॉल आया। अनामिका स्पीचलेस हो गई। बिना किसी डाउट के वह ये बता सकती थी कि इस बार भी मदन मेहता ही है जो बेशर्मों की तरह उसे फिर से नए नंबर से कॉल कर रहा है। अनामिका ने फिर से कॉल कट करके उसे नंबर को ब्लॉक किया और लैब के अंदर चली गई। मदन मेहता ने अंदाजा लगा लिया था कि वह फोन नहीं उठाएगी, इसलिए उसने कई सारे नए नंबर इसलिए थे।
उसे कॉल करने के लिए जब भी अनामिका किसी नंबर को ब्लॉक कर देती तो वह दूसरे नंबर से स्विच कर लेता। फाइनली अनामिका ने फोन ऑफ कर दिया तो मदन मेहता हेल्पलेस हो गया। क्या हुआ? मीना ने उसके बिगड़े हुए एक्सप्रेशन देखे तो बैड फीलिंग आने लगी और उसने पूछा, क्या वह अभी भी तुम्हारा फोन नहीं उठा रही? उसने अपना फोन ऑफ कर दिया है। मदन मेहता ने एक गहरी सांस छोड़ी और सोफे पर बैठी हुई अपनी बेटी को देखा जो रो रही थी। वह बहुत बेचारी दिख रही थी। यह उस लड़की का ज्यादा ही हो रहा है। मीना मेहता ने दांत पीसते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस सबसे युविका की रेपुटेशन खराब नहीं करने दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारे मेहता परिवार की रेपुटेशन भी बर्बाद हो जाएगी। बस बात 6 करोड़ की है। वह लोग भी अमीर है। वह लोग डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं। मदन मेहता थोड़ी देर के लिए शांत रहा और उसने अपना फोन उठाया और उसने अपने आदमियों को अपने बहुत सारी मेंशन और शॉप बचने के लिए ऑर्डर दे दिया और कह दिया कि खरीदने वाले इंसानों से पूरे पैसे दे, वरना एक बैंक लोन का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और उन्हें 3 दिनों के अंदर पैसे नहीं मिलेंगे। जल्दी से जल्दी करना, अगर काम ना हो तो प्राइस लो कर देना। इतना कहकर मदन मेहता ने फोन कट कर दिया और अपनी बीवी और बेटी को देखकर हारे हुए लुक के साथ कहा, अगर हमने ये सब बेच दिया तो हमारे पास सिर्फ ये घर और कुछ दुकान ही रह जाएगी। जो मेड उन्हें चाय देने आई थी वह ये सुनकर इतना हैरान हो गई कि ऑलमोस्ट चाय गिरने वाली थी। क्या कर रही हो तुम? मीना मेहता ने उसके बिहेवियर को नोटिस कर लिया और उसे डांटते हुए बोली, क्या तुम भी हमें हार्ट अटैक देने वाली हो? सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मेड ने कह तो दिया लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि वह लोग गरीब होने वाले हैं लेकिन फिर भी इतना एटीट्यूड से बात कर रहे हैं। उसे जल्द से जल्द उसने ही जॉब ढूंढने होगी क्योंकि मेहता परिवार तो बर्बाद होने वाला है। डैड, मॉम, आई एम सॉरी। युविका रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गिल्ट उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। मदन मेहता ने गहरी सांस छोड़ी। एक बार वह सारे मेंशन और शॉप बिक जाए तो वह अमीर नहीं रह जाएगा। पहले की तरह उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा क्योंकि मेहता परिवार का बिजनेस भी लगभग बर्बादी की कगार पर आ गया है। सब मेरी गलती है। युविका जानती थी कि उसने गड़बड़ कर दी है और इस वक्त अपने पेरेंट्स के गुस्से से बचने का यही एक तरीका है, इसलिए वह रोती है। बोली, मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वापस नहीं आती तो डैड हमेशा अमीर रहते और मोम लग्जरियस लाइफ जीती। मैं आप लोगों को बर्बाद कर दिया। मैंने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वह माफी भी झूठ मोटे का मांग रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसके पेरेंट्स गुस्से में उसे कहीं निकल ना दे। वह फील कर सकती थी कि उसके पेरेंट्स उससे डिसअपॉइंटेड है, इसलिए वह रो रो कर उनकी संपत्ति पाना चाहती थी। बेवकूफ लड़की, तुम हमारी बेटी हो। तुम 18 सालों तक बाहर रही, तुमने बहुत कुछ सह लिया है। पहले मीना मेहता ने कहा और प्यार से उसके बाल सहलाकर बोली, तुम पहले पियानो लेसन्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मगर अब चीजें बदल गई है। हम यहाँ हैं और हम तुम्हें और परेशान नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें और पियानो सीखना है तो हम तुम्हारे लिए एक नया टीचर हायर कर देंगे। युविका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने नाम में सर हिलाकर कहने लगी कि उसे और पियानो नहीं सीखना है। उसे इस तरह देखकर मीना मेहता को और दुख हुआ और बोली, इट्स ओके। अगर हमने 6 करोड़ दे दिए तो सिर्फ अवार्ड सेरेमनी के लोगों को ही इस बारे में पता होगा, जो जल्दी ही इस बारे में भूल जाएंगे और एक बार उनके भूलते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं। गिल्टी होते हुए युविका ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही दिनों में एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तुम्हारी जितनी एबिलिटी और लेवल है उसके हिसाब से एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जगह पाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीना मेहता बोली, अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों के दौरान तुम और भी चीज ट्राई कर सकती हो। तुम्हें पियानो हर वक्त सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग और भी कुछ ट्राई कर सकती हो। अपने टेस्ट को बदलो। जितना तुम टैलेंटेड होगी उतना ही सब लोग तुम्हें जानेंगे। मीना मेहता बोली, तुम एक अजीब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हमारी फैमिली बिजनेस को भी संभाल सकती हो, जिसकी वजह से तुम कहीं लेकिन हो जाओगी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन में भी। लेकिन जहां तक बात रही समर्थ की, वह थोड़ा मुश्किल था। मीना मेहता बता सकती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से समर्थ युविका से काफी डिसअपॉइंटेड है और मिसेज परमार उसे लेकर जा चुकी है। शायद अब मेहता परिवार और परमार परिवार के बीच में शादी हॉल पर रहेगी। युविका भी बहुत अच्छे से जानती थी कि आज समर्थ उससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ है। आज की इंसिडेंट में वह बहुत शर्मिंदा हुई थी। उसने अपने लिप्स वाइट कर लिया। उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा समर्थ को वापस जीतने का, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वही लैब में अनामिका ने सक्सेसफुली जैड लिव को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से सारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर खुश हो गए और उसकी तारीफ करने लगे। मैम, आप सच में चिंपिसिव है। हम 10 दिनों से ज्यादा इस पर काम कर रहे थे लेकिन आपने सिर्फ कुछ घंटे में ही इसे पूरा कर लिया। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में आप नंबर 1 पर पहुंच सकती हैं।
अनामिका ने एक्सट्रैक्ट की तरफ डिपली देखा और अनसेटिस्फाई होते हुए बोली, यह अभी तक पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था और ना ही कंपोजिशन पूरी तरह से प्योर है। मैं कल वापस आऊंगी रात को चेक करने के लिए। आज रात उसकी मॉम ने घर पर उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ा खाना तैयार किया था, इसलिए अब अंधेरा हो चुका है और उसे घर जाना होगा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका कब से इंतजार कर रहे होंगे। जब उन्होंने सुना कि अनामिका कल रात फिर वापस आएगी तो सारे डॉक्टर खुश हो गए और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, भले ही यह पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है वो ऑलरेडी बहुत अमेजिंग है। मुझे तो लगा था ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है, लेकिन आपके आते ही हमने बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर ली है। अनामिका ने इक्विपमेंट और कंपोनेंट को दिखा और कहा, आप लोग इसे ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कैसे ये कंपोनेंट हाई टेम्परेचर के अंदर सरवाइव करता है। अगर हाई टेम्परेचर के अंदर यह सरवाइव नहीं कर पाया तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक्सट्रैक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, हम डेफिनेटली से फॉलो अप करेंगे, एक एक्सपर्ट ने कहा। तो अनामिका विला से बाहर निकाल कर गाड़ी में बैठी और चली गई। जल्दी ही वह ओबरॉय मेंशन पहुंच गई और जैसे ही वह अंदर आई, वह डायमंड शाइनिंग चार्मिंग पियानो लिविंग रूम में उसे दिखाई दिया। अनामिका, तुम वापस आ गई। श्रवण जी बहुत खुश थे उसे देखकर और बोले, परफेक्ट, तुम अपने हाथों से ही पियानो को टेस्ट कर सकती हो तो देख लो कैसा फील होता है। क्या ये ठीक है? तुम्हारा इस्तेमाल के लिए अच्छा है। उसके बगल में खड़ी नताशा गुस्से और जलन के मारे पागल हो रही थी। उसने पियानो डिलीवरी वाले से पूछा था, तब उसे पता चला था कि उसे पियानो की कीमत करोड़ों में है और वह बहुत ही महंगा है। उस डिलीवरी गाय को लगा कि श्रवण जी ने उसके लिए यह मंगाया है, इसलिए वह कितनी लकी है ये भी बात बोलकर गया, जिससे वह और उदास हो गई थी। अनामिका पियानो के सामने बैठकर कुछ नोट्स बजने लगी जिसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। वह पियानो बहुत महंगा होगा। अनामिका, मैंने सुना है कि तुम पियानो मास्टर हो, क्या हम आपका एक पीस सुन सकते हैं? हमने सुना है कि आप धुन हो, मैं आपकी फैन हूँ, क्या हम आपकी एक धुन सुन सकते हैं? प्लीज एक पीस, हमें बहुत खुशी होगी। आपका पियानो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। मैं हर एक दिन एक नया म्यूजिक सुनती हूँ और जब आपका नया कोई सॉन्ग नहीं आता है तो पुराने वाले को रिपीट पर सुनने लगती है और मैं रोज रात सोने से पहले भी सुनती हूँ। ये बात सुनकर अनामिका मुस्कुराए और उसने कहा, तो मेरे पियानो म्यूजिक को सुनकर आपको सोने में मदद मिलती है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने ही पढ़ा कि विवेक अनामिका अपने लाइफ में काम कर रही होती है तो मदन मेहता उसे फोन करता है, लेकिन अनामिका उसकी एक बात नहीं सुनती और ना ही 6 करोड़ का जुर्माना माफ करने के लिए तैयार होती है। अब आगे हाउसकीपर्स अनामिका की तारीफ कर रहे थे तो आखिर में अनामिका पियानो के सामने बैठ गई और उसकी पतली उंगलियों से पियानो की किस बजाने लगी। एक बहुत ही मधुर और अच्छा म्यूजिक पूरे रूम में पहनने लगा। हर एक नोट बिल्कुल खुशी भरा था, जैसे सब लोग एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में पहुंच गए हो। जो भी उसे सुन रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक फूलों के खूबसूरत बगीचे में पहुंच गया हो जहां हर तरफ खुशियां और रिलैक्सेशन ही है। अनामिका की रिदम बहुत ही अच्छी थी, जिसे हर एक इंसान का मूड बेहतर होता जा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि वह पियानो का म्यूजिक बैन कब हुआ और कितने वक्त तक चला। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ थोड़ी देर बाद सब लोग अपने होश में आए और एक के बाद एक अनामिका की तालियां बजाकर तारीफ करने लगे। ये तो बहुत ओसाम था। मैं आपकी म्यूजिक प्लीज हर रात सुनती हूँ और मैं तुरंत बता सकती हूँ कि यही आपका स्टाइल है। आप बिल्कुल धुन है। यह क्या कोई नया म्यूजिक है? मैं आज से पहले कभी नहीं सुना और इसमें कितना सुकून था। म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत था। मुझे बहुत पसंद आया। मैं यह म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ? मुझे इसे दोबारा सुनना है। बहुत सारे सर्वेंट ने अनामिका को घेर लिया और उसकी तारीफ करने लगी। अनामिका ने एक लाइट स्माइल के साथ कहा, यह मैंने अभी अभी सोच और बजा दिया, कोई तैयारी रही, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं। जो उसके दिमाग में था वह बजा दिया, जो उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। लेकिन वह भी इतना अच्छा था, सब लोग फिर से तारीफ करने लगे। जो आपने अभी अभी बिना सोचे समझे म्यूजिक बजाए वह लोगों के क्लासिकल मास्टरपीस से भी अच्छा है। मिस, आप सच में जो अमेजिंग है। ये पीस जो अभी अभी आपने बजाया वह मेरे आज का सुना हुआ सबसे बेहतर पियानो था। अनामिका की पियानो स्किल नताशा से कहीं ज्यादा ऊपर थी। नताशा जब से छोटी थी तब से पियानो बजा रही थी और उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत धुन कभी नहीं बजाई थी। वह साइड में खड़ी थी और उसे गुस्सा और जलन दोनों हो रही थी कि कैसे सारे के सारे सर्वेंट अनामिका को एडमायर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। कितना अनफेयर है। उसने फिर से स्पॉटलाइट छीन ली। अनु, और ये पियानो परफेक्ट मैच है। सीता जी बोली। सीता जी शुरू से ही अपनी बेटी की वीडियो बना रही थी और उसकी फोटोज ले रही थी। उनकी बेटी पियानो के सामने बैठी हुई थी। उसका हर एक मूव, पोस्टर, एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्शन था। उनकी बेटी कितनी ब्यूटीफुल है, जो भी एक बार देख ले उससे नजर हटाना मुश्किल हो जाए।
आप सब लोग प्लीज ये पियानो अनु के रूम में रखवा दीजिए। जब भी अनु के पास टाइम होगा वह बजा लेगी। अनु, अगर तुम्हें वक्त ना मिले तो छोड़ दो, इसके गंदे होने के बारे में तुम फिक्र मत करना, हम साफ सफाई करवा देंगे। श्रवण जी की टोन में बहुत ही खुशी बढ़ी थी। अनामिका ने हमें सर हिलाया और वह बॉटल्स निकाली जो वह अपने माता पिता के लिए लैब से गिफ्ट के तौर पर लेकर आई थी और उन्हें देते हुए कहा, यह मेरा गिफ्ट है आप दोनों के लिए। श्रवण जी और सीता जी हैरान हो गए। गिफ्ट? बहुत वक्त हो गया मुझे घर आए हुए, मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं दिया था। अनामिका बोली। वह 2 बोतल उस पिल की थी जो अनामिका ने बनाए थे और उन दोनों की दवाइयां का ही असर अलग अलग था। डैड, आपकी बोतल में जो दवाइयां हैं उससे फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, अनामिका ने कहा। अनामिका जानती थी कि श्रवण जी जब यंग थे तो उन्होंने बहुत सारा वक्त अपने करियर में लगा दिया है और जिसकी वजह से अब उन्हें बहुत सारी हेल्थ इशू है जो इस बोतल की दवाई उसे ठीक हो सकते थे। मॉम, आपकी बोतल में जो दवाई है वह खूबसूरती को बढ़ाती है और कॉम्प्लेक्शन को नरिश करती है, अनामिका ने रिसेंटली कहा। आप हर रोज एकदम गोली लीजिएगा और 3 महीने तक लगातार खाएगा, आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हर एक बोतल में कम से कम 100 गोलियां थी। मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट खरीद कर लाए हो? सीता जी को लगा कि यह कोई नॉर्मल या फिर किसी फेमस कंपनी का बनाया हुआ हेल्थ सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी वह काफी हैरान और खुश फील कर रही। वह बोली, तुम कितना सोचती हो हमारे बारे में। उन्होंने अनामिका को देखा, उनकी आंखों में प्यार और केयर था। मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, हम पक्का इन दवाइयां को लेंगे, एक दिन पर मिस नहीं करेंगे। यह अनु का गिफ्ट है, मैं इसे खाना ही नहीं चाहता। श्रवण जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को टाइटली पकड़ लिया, उनकी आंखों में हल्के आंसू और बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ये पहला गिफ्ट था जो अनामिका ने उनकी जिंदगी में और उनके घर में आने के बाद दिया था, वह उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। मेरे पास और भी है, जब आप लोग एक बार खत्म कर लेंगे तो, अनामिका ने कहा। तो श्रवण जी खुश हो गए और बोले, और भी है? हाँ, अनामिका ने बोला। अनु, ज्यादा पैसे खर्च मत करो, तुम अपने पैसे अपने लिए बचाओ, हम अपने लिए खुद खरीद सकते हैं, हमारे लिए तुम्हें और कोई गिफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम हेल्दी हो, खुश हो तो हम उसमें ही खुश है, सीता जी ने प्यार कहा। अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, डिनर तैयार हो गया है अनु, चलो आज अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, श्रवण जी बोले। नताशा जो साइड में खड़ी थी उसने अपने पेरेंट्स को अनामिका का हाथ पकड़ कर जाते हुए देखा तो बहुत उदास फील करने लगी। वह आज फर्स्ट प्राइज जीत कर आई थी तो वह उसके पेरेंट्स अनामिका के लिए क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? उन्होंने कहा था कि वह लोग अपना पराया नहीं करते, लेकिन वह वहां अकेली खड़ी है। क्या ये बात साफ नहीं है कि वह लोग अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं? वहीं दूसरी तरफ रात के 8 बजे बज चुके थे, मगर सिंघानिया कॉरपोरेशन की बिल्डिंग की लाइट अभी भी पूरी तरह से जली हुई थी और कोई भी आज घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कॉन्फ्रेंस रूम में देवांश मैनेजर की रिपोर्ट कोल्ड एक्सप्रेशन और डरावने एक्सप्रेशन के साथ सुन रहा था। वह बोला, ये है तुम्हारी सो कॉल्ड स्ट्रेटजी? सर, मुझे लगा कि अगर हमने ये खबर फैला दी तो इससे हमारे कंपटीटर्स उसे लैंड में इन्वेस्ट कर देंगे और एक ही बार में अगर उन्होंने उसे लैंड में फंस गए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ही फंस कर रह जाएंगे और हम आसानी से उनसे जीत जाएंगे। उस मैनेजर ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह लोग उसे लैंड में इन्वेस्ट करने का नाटक करेंगे मगर सेक्रेटली दूसरी लैंड खरीद लेंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड थे। हमें फंसाया गया है। वह मैनेजर बहुत ही बुरा फील कर रहा था और देवांश की नजरों से डरा हुआ भी था, इसलिए बार बार माफी मांग रहा था। देवांश की नजरें फिर से ठंड हो गई और उसने पूछा, कितने सालों से काम कर रहे हो तुम हमारी कंपनी में? हाँ, मैनेजर इस सवाल से हैरान हो गया और फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, सर मैं 8 साल से कम कर रहा हूँ। क्या ये कंपनी तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करती है? देवांश ने पूछा। ऑफ कोर्स नहीं, मैनेजर के माथे से ऑलरेडी पसीना बह रहा था और वह बुरी तरह कांप रहा था। जब कंपनी तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट नहीं करती है तो, देवांश की ठंडी नजरें उसके सर पर पड़ी और वह बोला, तुमने सिंघानिया कॉरपोरेशन को धोखा क्यों दिया? सर, मैनेजर ने उम्मीद नहीं की थी कि यह खबर देवांश तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। उसने प्लान कर लिया था कि आज इस मीटिंग के बाद ही वह सारे पैसे लेकर अब्रॉड निकल जाएगा। आज रात ही 10 ओ क्लॉक बजे की फ्रांस की फ्लाइट है, तुम्हारी राइट? देवांश ने इतना कहने के बाद फ्लाइट की टिकट उसके सामने फेंक दी, जिससे उस मैनेजर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लगता है देवांश को सब कुछ पता चल चुका है। ऋषि जो अभी भी खड़ा था वह कोडली बोला, हमारे कंपटीटर कंपनी ने तुम्हें एक अट्रैक्टिव और बड़ी डील ऑफर की तो तुमने उनकी बात मान ली। वाह, तुम्हें तो बस कंपनी में अपना रेजिग्नेशन देना था सर, तो तुम्हें कभी नहीं रोकते उनकी कंपनी में जाने के लिए, लेकिन तुम हमारी कंपनी से डायरेक्ट नहीं गए बल्कि तुमने हमें हमारी पीठ पीछे धोखा देने का फैसला किया। वह मैनेजर और भी बुरी तरह कांपने लगा। वह बोला, देवांश सर,
ऋषि सर मैं गलत था, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। ऋषि ने उसे मैनेजर को घूर कर देखा और कोल्ड टोन में बोला, सर को तुम्हारी इस पीठ पीछे खेल रहे खेल के बारे में बहुत पहले पता चल गया था। क्या कहा तुमने? वह जो लैंड हमें चाहिए थी वह उन्होंने खरीदी। उस लैंड में हमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वह असली लैंड जो हमें चाहिए और जिसमें हमें इंटरेस्ट है वह तो वही है जो उन कंपनी वालों में नहीं खरीदी, लेकिन हमने अपने तरीके इस्तेमाल किया तुम जैसे धोखेबाजों को सबक सिखाने और उन्हें प्रॉब्लम में डालने के लिए। ऋषि की यह बात सुनते ही वह मैनेजर अंदर तक शॉक हो गया। वह पूरी तरह से मुसीबत में था, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी बचने के एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे थे। तुमने कंपनी की सीक्रेट को लीक किया है जो इलीगल है। जैसे ही ना ऋषि ने कहा, ठीक उसी वक्त मीटिंग रूम पूरा दरवाजा खुला और दो पुलिस वाले अंदर आए और उसे मैनेजर को खींचते हुए हथकड़ियां लेकर जाकर जाने लगे। उस मैनेजर के लिए जाने के बाद देवांश ने चारों तरफ नजर घुमाई और बोला, अब कोई और भी है जिसे सामने आना है। अनामिका वही अच्छा सा डिनर एंजॉय कर रही थी अपनी खुशी भरी फैमिली के साथ। भले ही नताशा के वहां होने की वजह से उसे दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स का जो प्यार और केयर थी वह तो जेन्युइन थी। अपनी जिंदगी में पहली बार अनामिका को अंदर तक अपनी फैमिली की प्यार को महसूस किया था। अनु पहले तुम जाकर शावर ले लो, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सीता जी ने कहा। अनामिका जैसे ही अपने कपड़े बदल कर नीचे आई, आसमान में बहुत सारी फायरवर्क्स होने लगे। वाह! सीता जी ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसके पास आते हुए कहा, अनु यहाँ आओ, चलो हम ग्रुप पिक्चर लेंगे। उन फायरवर्क्स जहां हो रहे थे उनके नीचे ही एक फेमस फोटोग्राफर और उनकी टीम इंतजार कर रहे थे। इस तरह चमकते हुए आसमान के नीचे श्रवण जी और सीता जी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए खड़े थे और बोले, हम हमेशा से ही तुम्हारे साथ फोटो लेना चाहते थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कितना अच्छा होता कि नताशा भी इस फोटो में होती, लेकिन वह अपने दोस्तों के पास चली गई। लेकिन यह भी अच्छा ही था कि उस फोटो में वह सिर्फ तीनों ही थे, आफ्टर ऑल वह उनकी असली बेटी थी। लेकिन मैं तो नाइट सूट पहना हुआ है, अनामिका ने कहा जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की। श्रवण जी और सीता जी हंसने लगे और बोले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इतना कहकर वह घर में गए और उन्होंने ही अनामिका से कुछ मैचिंग नाइट सूट पहनकर बाहर आ गए। जो बिल्कुल एक फैमिली की तरह देखना चाहते थे, वह जिंदगी के इस पल को कैप्चर करना चाहते थे। ऑल राइट, सब लोग एक दूसरे को गले लगा लीजिए, प्लीज आप अपना कॉलर ठीक कीजिए। मिसेज ओबराय थोड़ा सा नीचे कीजिए अपनी चीन को। और अनामिका एक बड़ी सी मुस्कुराहट, फोटोग्राफर ने कहा। इस बार अनामिका के चेहरे पर एक बड़ी सी और जेन्युइन मुस्कुराहट आई तो कैमरामैन ने तुरंत फोटो खींची। जल्दी जल्दी जगह बदलो, सीता जी ने जल्दी से श्रवणी जी के साथ खुश होकर जगह बदल ली। ऊपर आसमान में फायरवर्क्स हो रहे थे और उन दोनों ने अनामिका का हाथ पकड़ा हुआ था। उनके सबके चेहरे पर खुशी वाली बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अनामिका ने कभी अपने पेरेंट्स का प्यार महसूस नहीं किया था, जिस तरह से उसे यह प्यार मिल रहा था यह उसके लिए सबसे बड़ा खजाना था। ऑलराइट, चलिए जगह चेंज करते हैं। फोटोग्राफर ने जल्दी से लिविंग रूम में उन्हें जाने के लिए कहा और कपड़े बदलने के लिए उसके बाद कुछ गार्डन के शॉट भी लिए। अनामिका ने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे उसे एक अलग सी गर्माहट महसूस हो रही थी जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं की थी। बहुत सारी फोटोज लेने के बाद सीता जी को और भी लेने थे, लेकिन श्रवण जी हंसते हुए बोले, अनु को थोड़ा सा ब्रेक दे दो, हम कब से फोटो खींचवा रहे हैं, रात हो गई है। मैडम आप लोगों ने बहुत सारे सेंस में फोटो खींचवा लिए हैं, हमारे पास हजारों फोटोज हो गई है जिन्हें हमें अलग अलग तरीके से छांटना होगा। फोटोग्राफर को डर था कि वह लोग ज्यादा थक जाएंगे तो उनके फोटोज में एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आएंगे। ऑल राइट, बाकी फोटोज हम तब लेंगे जब अनामिका के सारे भाई वापस और आ जाएंगे, श्रवण जी ने कहा और किसी से कहकर उनके लिए नींबू पानी मंगवाया। नींबू पानी, सीता जी ने आते ही अनामिका को देखा और कहा, अनु पहले तुम पानी पियो, तुम थक गई होगी। अनामिका ने उनके हाथ से वह पानी ले लिया और पीना शुरू कर दिया। वह थोड़ा मीठा था, उसे अपने दिल में भी एक मिठास महसूस हो रही थी। कुछ खाना है तुम्हें? श्रवण जी ने बहुत सारे डेजर्ट अनामिका के सामने रखते हुए, क्या तुम्हें यह इन पेस्ट्रीज पसंद है या फिर यह पुडिंग? अगर इनमें से कोई भी नहीं तो मैं दोबारा बनवा देता हूँ। मॉम, डैड पहले आप लोग खा कर लीजिए। अनामिका ने वह प्लेट उन सबके उन दोनों के सामने रख दी। श्रवण जी और सीता जी उसके जेस्चर से काफी अच्छा फील करने लगे और एक एक डेजर्ट उठा लिया, भले ही वह रात को स्वीट्स नहीं खाते थे। फोटोग्राफर उन्होंने वह सारे डिजिटल फोटोज सीता जी के मोबाइल पर भेजे। सीता जी कई सारे फ्रेम को देख रही थी उनके लिए और उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था, हर एक वह परफेक्टली कैप्चर की गई थी, बिल्कुल नेचुरल। अनु, आकर देखो तो क्या तुम्हें इन फोटोज में से कोई फेवरेट पसंद आई? अगर हाँ तो मैं वह तुम्हारे कमरे में लगवाऊंगी। अनामिका ने भी कुछ कुकीज लिए और बोली, सारे के सारे अच्छे हैं।
ठीक है, फिर तुम्हें भेज देती हूँ और जब वह बनकर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी पसंद वाली फोटोज तुम्हारे रूम में लगवा दूंगी। वह सारी फोटोज अनामिका को भेजने के बाद सीता जी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वह फोटो सचमुच बहुत अच्छे हैं, स्पेशली यह कुछ हो। जब श्रवण जी ने देखा कि सीता जी ने उनमें से एक अच्छी वाली फोटो चुनकर अपना वॉलपेपर लगा लिया है तो वह भी बोले, मुझे भी यह फोटो अपने वॉलपेपर पर लगानी है, मुझे भेजो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।